चाचा चौधरी और चीन देश का बर्तन। एक दिन चाचा चौधरी एक बड़ा सुंदर बर्तन कंधे पे उठाए घर की ओर जा रहे थे। चाचा चौधरी, क्या ये खूबसूरत चीनी का बर्तन खरीद कर लाए हो? नहीं सुखबीर, नेशनल म्यूजियम से मैं इसे कुछ दिनों के लिए मांग कर लाया हूँ। ये 2000 साल पुरानी चीन देश की कलाकृति है। कुछ दिनों इसे अपने पास रखकर मैं म्यूजियम को वापस कर दूंगा। हाँ वाह, अगर ये ऐतिहासिक चीनी का बर्तन हमें मिल जाए तो इसे बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन तेगाबा, पुलिस छापा मारकर इसे बरामद कर लेगी, हमें जेल हो जाएगी। ये कलाकृति यहाँ रहेगी तब ना। 1 घंटे बाद जो न्यूयॉर्क को फ्लाइट जाने वाली है उसमें मेरी सीट बुक है। मैं इसे अपने साथ देश के बाहर ले जाऊंगा। ये सुनकर हाबा घर से बाहर निकलकर चाचा चौधरी को आवाज देती है। चाचा जी, लगता है आपको चीन की चीजों से प्यार है। मैंने चाइनीज सूप बनाया है। अच्छा, तब तो जरूर पिएंगे। आइए। चाचा चौधरी हाबा के घर के अंदर। लीजिए, गर्म है। वाह, सचमुच स्वादिष्ट है। इधर तेगाबा। यही मौका है। जब तक वह सूप पीता है तब तक मैं यह कीमती बर्तन लेकर 9 to 11 हो जाता हूँ। तेगाबा बर्तन को उठाकर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। चाचा चौधरी सारा पी लिया। मर गए। अभी तो तेबागा गले की नुक्कड़ पर होगा। ये उसे पकड़ सकता है। इसे व्यस्त रखना चाहिए। आप यह नूडल्स खाकर देखिए। चाचा चौधरी नूडल्स खाने लगते हैं। अच्छी है। सारी नूडल्स खा ली। न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में अभी कुछ मिनट्स बाकी हैं। इसे कुछ समय और व्यस्त रखना चाहिए। हाबा जाकर चाचा चौधरी के लिए चाय ले आती है। लीजिए, चीनी चाय पीजिए। बहुत गर्म है। ताकि तुम धीरे धीरे पियो। चाय पीने के बाद चाचा चौधरी उठकर चल देते हैं। अच्छा, बहुत खा पी लिया। अब मैं चलता हूँ। घर के बाहर। अरे तेगाबा, तुम अभी तक गए नहीं? ये कुत्ता मुझे जाने दे तब ना। चाचा चौधरी अपना बर्तन वापस लेकर चल पड़ते हैं। खाने के लिए धन्यवाद। आओ रॉकेट, चलें। चाचा चौधरी और पलीते की कमर। पलीते को बस एक ही काम था, सोना सोना और सोना। अरे, कभी उठोगे भी या सारी उम्र यूं ही चारपाई तोड़ते रहोगे? अरे ये क्या, मेरी कमर कमान जैसी टेढ़ी हो गई। जब दिन रात इस बिना कसी चारपाई पर पड़े रहोगे तो और क्या होगा? मैं हकीम जमाल गोटा के पास जाता हूँ। शायद उसके पास कमर को सीधा करने का कोई इलाज हो। हकीम जमाल गोटा। बरखुरदार, मैं कमर का दर्द दूर करता हूँ, ना कि टेढ़ी कमर को सीधा। ये सुनकर पलीता निराश हो जाता है। मैं क्या अब सारी उम्र कमान जैसी टेढ़ी कमर लिए ही फिरता रहूंगा? चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। उनके पास कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चाचा चौधरी। अरे पलीते, कुछ दिन पहले तक तो तू कुतुब मीनार की तरह बिल्कुल सीधा था। एकाएक तेरी कमर को क्या हो गया? चाचा जी, मुझे उम्मीद है आपके पास टेढ़ी कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। साबू, इधर आओ। अगर तुम एक हाथ पलीते की कमर पर मार दो तो इसकी कमर सीधी हो सकती है। मैं भी यही समझता हूँ चाचा जी। साबू अपना हाथ
वार करने के लिए उठाता है और एक जोरदार वार पलीते की कमर पर। अरे साबू, तुमने हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। अरे आई! चाचा चौधरी और आंखों की दवाई। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मैं नत्थू की टाल पर लकड़ी काटने जा रहा हूँ। ठीक है साबू, उससे तुम्हारा व्यायाम हो जाएगा और नत्थू की लकड़ी कट जाएगी। तभी कहो कबीराय, कोई नई कविता लिखी? नहीं चाचा जी, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, कविता लिखना छूट गया है। तुम ओजस्वी कवि हो, चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? डॉक्टर का कहना है कि मेरी आंखों में बीमारी लग गई है, चश्मा बीमारी का इलाज तो नहीं। चाचा चौधरी उसको वहीं रोककर अपने घर के अंदर जाते हैं। 1 मिनट ठहरो, मेरे पास दवाई है, उसे मैं अंदर से लाता हूँ। लो, ये दवाई वज्रदेव ने हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाई थी और मुझे दी थी। इस लोशन की एक एक बूंद दोनों आंखों में डालो। कबीराय दवाई की एक एक बूंद अपने दोनों आंखों में डालता है और फिर चमत्कार, मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं पढ़ सकता हूँ। धन्यवाद चाचा चौधरी, अब मैं फिर से कविता लिख सकूंगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी 100 साल तक भी कमजोर नहीं होगी। एक दूसरी जगह जादूगर गगनबश। सुग्गा, जादू के खेल दिखाकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा। कुछ ऐसा धंधा करें जिससे हम एकदम अमीर हो जाएं। चाचा चौधरी के पास आंखों की ऐसी दवाई है जिसका एक कतरा डालने से आदमी की निगाह 100 साल तक खराब नहीं होती। अंधे हो रहे आदमी को अगर ये पता चल जाए कि दवाई डालने से उम्र भर के लिए उसकी आंखों की ज्योति मध्यम नहीं पड़ेगी, तो वो एक बूंद दवाई के लिए 10,000 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। वह मिलेगी कैसे? साधु का भेष बनाकर जाओ। गगनबश अपने तिलस्मी ग्लोब के पास जाता है। तिलस्मी ग्लोब, दिखाओ साबू कैसा है। और साबू की तस्वीर ग्लोब पर उभर आती है। सचमुच यह प्रभावशाली प्राणी है। जम जम, मुझे साबू बनाओ। और जादूगर गगनबश साबू के रूप में बदल जाता है। गगनबश, तुम बिल्कुल साबू लगते हो। वो दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी के पास वह दवाई कितनी होगी? पूरी शीशी भरी है। तब तो मैं लखपति बन जाऊंगा। एक बूंद 10,000 रुपए की बेचूंगा। साबू चाचा चौधरी का विश्वास पात्र है। वह इतना लंबा चौड़ा क्यों है? साबू जुपिटर का वासी है। एक बार वह पृथ्वी पर आया था, तब से चाचा चौधरी के पास रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब तो चाचा चौधरी आंखों की दवाई जल्दी मुझे थमा देगा। अभी से मन में लड्डू मत फोड़ो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, उसे मात देना मुश्किल है। मुश्किल को आसान बनाना गगनबश का काम है। वह सामने चाचा चौधरी का घर है, वह लाल पगड़ी पहने होगा। मैं चला। चाचा चौधरी, साबू तुम आ गए। रास्ते में एक असहाय बूढ़ा आदमी मिला। अगर उसकी आंखों में दवाई न डाली तो वह अंधा हो जाएगा। मुझे दवाई दीजिए, जाकर मैं उसकी आंखों में डाल आता हूँ। साबू, जरा अपना वह हथौड़ा उठाकर मकान के पिछवाड़े रख दो। जादूगर गगनबश हथौड़े को उठा लेता है। ठीक है, मैं इसे पिछवाड़े रख कर आता हूँ। तब तक आप दवाई लाइए। नहीं, इसे अब पिछवाड़े में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अजीब आदमी हो, कभी कहते हो इसे वहाँ रखाओ, कभी नहीं रखो। मैं देखना चाहता था कि तुम असली साबू हो या नहीं। साबू दाएं हाथ का व्यक्ति है, जबकि तुमने हथौड़े को बाएं हाथ से उठाया है।
अगर तुमने आंखों की दवाई मेरे हवाले ना की तो मैं हथौड़े से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब तुम वो भी नहीं कर सकते। पीछे देखो। पीछे पलटते ही जादूगर गगनबश चौंक जाता है। साबू, मेरा हमशक्ल। लेकिन वह असली है। वह हथौड़े से हमला करने की तैयारी करता है। मैं हथौड़े से असली साबू को भी मार सकता हूँ। है? साबू का एक जोरदार घूसा। ओह! देखा, ये है दाएं हाथ का इस्तेमाल। एक ही मुक्के में वो अपने असली रूप में आ गया। गगनबश, क्या तुम्हें अब भी आंखों की दवाई चाहिए? नहीं, मुझे गाल की सूजन मिटाने के लिए मरहम चाहिए। चाचा चौधरी और अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहां घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी। हम वहां जरूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज के टिकट हैं। धन्यवाद। हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफर करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर चल देते हैं अफ्रीका की यात्रा के लिए। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी ओह, ये क्या चाचा जी? टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। लहरों के उफान से उनकी बोट हवा में उछल जाती है। बाप रे, चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो टिंगू मास्टर, घबराहट में मुसीबत दुगनी हो जाती है। तूफान शांत होने पर लो, तूफान खत्म हो गया। पर चाचा जी, साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर, तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वह बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। तभी एक बड़ी सी वेल उनकी ओर मुंह फाड़े आती है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता। लठ क्या करेगा चाचा जी? तू देखता रहे, मैं अभी आया। चाचा चौधरी लठ लेकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। चाचा चौधरी और वेल मछली। चाचा जी समुद्र में तैरते हुए वेल के पास जाते हैं और उसके मुंह में लठ को सीधा अटका देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो, साबू भी आ गया। कुछ देर की यात्रा के बाद वह देखो टिंगू मास्टर, मुझे जमीन दिखाई दी। लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका की जमीन पर चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तभी पेड़ में से एक नारियल टूटकर टिंगू मास्टर के सर पर गिरता है। ओह! लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो। यहाँ पग पग पर जोखिम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। टिंगू मास्टर, अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। तभी एक गोरिल्ला पीछे से प्रकट होता है। हैं? गोरिल्ला, बचाओ!
साबू जल्दी से आकर गोरिल्ले को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगू मास्टर को छोड़ देता है। ओह, साबू गोरिल्ले को दूर फेंक देता है। चल हट। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह, एक बड़ा सा अजगर साबू को जकड़ लेता है। चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना टिंगू मास्टर, नहीं तो ये अजगर तुम्हें साबुत ही निकल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाते हैं और उस जलती हुई मशाल को अजगर से छुआ देते हैं। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा होता है। तीनों एक बार फिर आगे चल देते हैं। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। चाचा चौधरी और कड़ाकेदार संगीत। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और साबू। कहो चाचा जी, क्या सुनोगे, ठुमरी या दादरा? साबू ठुमरी सुनाओ। और साबू गाना शुरू कर देता है। तभी एक जोरदार आवाज वहां गूंज उठती है। चाची, अरे ओ बैजू बावरे की औलाद, बंद कर ये गाना। तेरी कर्कश आवाज ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए। चाची, साबू, यहाँ हमारे संगीत का कदरदान कहाँ है? आओ कहीं और चलें। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। काफी चल लिए, लेकिन अभी तक कोई संगीत का प्रशंसक नहीं मिला। दूर कोई आ रहा है चाचा जी। वो सिपाही चाचा चौधरी के नजदीक आता है। हमारे राजा बासुक को संगीत का बहुत शौक है। तुम राजमहल चलो और राजा को कुछ सुनाओ। लेकिन तुम्हारे महल की खिड़कियां शीशे की तो नहीं। नहीं, पूरा राजमहल पत्थर का बना है। तो फिर चलो। राजा बासुक, महाराज, लीजिए पानी का गिलास। लाओ मंत्री। तभी साबू अपना गाना शुरू कर देता है। और राजा के हाथ में थमा हुआ कांच का गिलास चकनाचूर हो जाता है। राजा बासुक, नालायक, तुम्हारी कर्कश आवाज ने मेरा गिलास तोड़ दिया। इस गुस्ताखी के लिए क्यों ना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए। ठहरिए महाराज, आपका गिलास टूटने से जो पानी गिरा उसे बिल्ली पी रही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और वो बिल्ली चित हो जाती है। और देखिए, वह पानी पीते ही बिल्ली ने दम तोड़ दिया। अगर आप ये पानी पीते तो आपका भी यही हाल होता। पानी में जहर मिला था। मक्कार मंत्री मुझे मारकर खुद राज्य हड़पना चाहता था। ले जाओ इसे और गोली से उड़ा दो। चाचा चौधरी और शहंशाह चक्कर में। एक दिन एक बीच पर, शहंशाह, तुम्हारी ये ठाट, टेरिलिन की शर्ट, इंपोर्टेड चश्मा और कीमती सिगार। तुम तो पॉकेट मार थे, लॉटरी निकल आई है। खचरो, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। दफ्तर कहाँ है? यहीं। मगर मुझे तो आसपास किसी दफ्तर का बोर्ड नहीं दिखाई देता। अच्छा, समझ गया। समुद्र से नमक निकालने या स्टीमर चलाने का ठेका ले लिया होगा, तभी तुम हमेशा यहीं खड़े दिखाई देते हो। नहीं, ये बात नहीं है। जो लोग अकेले समुद्र में नहाने आते हैं, मैं उनके कपड़े उठाकर भाग जाता हूँ। कपड़ों की जेबें खाली करके उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। धंधा चल निकला है। तभी उन्हें चाचा चौधरी और साबू
आते दिखाई देते हैं। ठहरो, कुछ क्लाइंट्स इधर आ रहे हैं। चाचा चौधरी और साबू। साबू, समुद्र शांत है, आओ 2-4 डुबकियां लगा दें। चाचा चौधरी अपने कपड़े और सामान वहीं रेत पर रख देते हैं। जो समुद्र में नहाने का लुत्फ है वह म्यूनिसिपैलिटी के नल में कहाँ। साबू, पता नहीं चाचा जी कानों में क्या लगा रहे हैं। कानों में पानी ना भर जाए इसलिए कॉर्क लगा रहे होंगे। चाचा चौधरी समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। वाह, ठंडी हवा और शीतल जल। चाचा जी, क्यों ना पानी के अंदर डुबकी लगाई जाए। ठीक है साबू। और वो दोनों समुद्र के पानी में डुबकी लगा जाते हैं। इधर शहंशाह। यही मौका है। खचरू, भागो, इससे पहले कि वो दोनों पानी की सतह पर आए हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। एक गुप्त जगह पर पहुंचकर, ये दरी उठाओ, नीचे तुम्हें एक बोर्ड मिलेगा, उसे भी उठाना। शहंशाह तहखाने में घुस जाता है। खचरू, तहखाने में आ जाओ, ये सबसे सुरक्षित जगह है। कपड़ों की जेबें टटोलो, जितने पैसे हो निकाल लो, खाली कपड़े चोर बाजार में बेच देंगे। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, गहरे पानी की पैठ अच्छी रही, अब तट पर चलें। तट पर पहुंचकर, चाचा जी, आपके कपड़े नदारद हैं। अब आप घर कैसे जाएंगे। अरे, आपको कपड़े खो जाने की जरा भी फिक्र नहीं। आप तो ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर शहंशाह और खचरू। शहंशाह, इस पैंट की जेब से एक घड़ी निकली है, कीमती लगती है। साबू, आओ। और फिर, अगर 1 मिनट में तुम मेरे कपड़े और घड़ी लेकर ऊपर ना आए तो मैं हमेशा के लिए तहखाने का दरवाजा बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, हम आते हैं। ये रहे तुम्हारे कपड़े। आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा, तुम कैसे पहुँच गए। मेरी पैंट की जेब से जो घड़ी तुमने निकाली उसमें एक छोटा सा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर फिट है। मेरे कानों में जो प्लग है ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर है। इनकी वजह से मुझे पता चलता है कि घड़ी कहाँ है। आए? चाचा चौधरी और दरवाजे की घंटी। होली के मौके पर 2 आदमी अपनी पिचकारी में रंग भर रहे होते हैं। चौखट, रंग से पिचकारी भर लो, आज होली है। फोकट, सबसे पहले चाचा चौधरी को रंगो। तभी उनकी नजर सामने से आ रहे चाचा चौधरी पर पड़ती है। लो, दूर नहीं जाना पड़ा, वह कैमरा लटकाए चला आ रहा है। चौधरी, तैयार हो जाओ। 1 मिनट। फोकट चौखट, पिचकारियों के साथ तुम्हारा एक फोटो ले लें, जाने फिर कब मौका मिले। ठीक है। जरा मुस्कुराओ। 1, 2 और 3। चाचा चौधरी के कैमरा क्लिक करते ही उसमें से रंग की बौछार निकलती है और फोकट और चौखट को भिगा देती है। वह कैमरा नहीं, प्लास्टिक की पिचकारी थी। कहाँ गायब हो गया वह? चकमा दे गया? जाएगा कहाँ? घर गया होगा। चलो, घर में रंग दो उसे। वो दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। ये रहा उसका घर। दरवाजा बंद है। दरवाजे की घंटी बजाओ, वह दरवाजा खोलेगा और तुम उसे बिना मौका दिए रंग देना। वो डोरबेल दबाते हैं। लो, मैंने घंटी का बटन दबा दिया। तभी उनके सिर के ऊपर लगे पाइप में से ढेर सारा रंग उनके ऊपर गिरता है। ओह ओह! चाचा चौधरी, होली वाले दिन लोगों का स्वागत करने के लिए मैंने ये स्पेशल बटन लगवाया है, जिसको दबाते ही
ऊपर पाइप से पानी आता है। हाँ। ऐं, ऐं। चाचा चौधरी और 1 करोड़ का हीरा। एक दिन शहर के एक कोने में ओह, ये 2 ठग मेरे पीछे लगे हैं। ये मेरा कीमती हीरा हथियाना चाहते हैं। वो शेख दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चाचा जी, ये मेरा 1 करोड़ रुपए कीमत का हीरा अपने पास रख लीजिए। 2 ठग संसार के बहुत कीमती इस हीरे को मुझसे छीनना चाहते हैं। जब खतरा टल जाएगा, मैं ये हीरा आपसे ले जाऊंगा। इतना कहकर शेख हीरा वहीं रख वापस चल दिया। अमेरिकी ठग। आप क्या करें? उस शेख ने वो हीरा चाचा चौधरी को दे दिया है। तो क्या हुआ? मैं भी इंटरनेशनल ठग हूँ। हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाना और भी आसान है। मैं अभी वो हीरा लेकर आया। इतना कहकर वो ठग वहां से चल दिया। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पास ये 10,000 रुपया है। बैंक बंद हो गए हैं, अतः आज के लिए मैं इन्हें आपके पास रखना चाहता हूँ। रख जाओ। चाचा जी, आपका वह भीमसेनी लठ कहाँ है? उसे देखने की बड़ी इच्छा है। अरे, वो तो एक मामूली लाठी है, उसे क्या देखना। चाचा जी, मैं इतनी दूर अमेरिका से आया हूँ, क्या आप मुझे लाठी भी नहीं दिखाएंगे? अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। ठहरो, मैं अभी अंदर से लेकर आया। इतना कहकर चाचा चौधरी अंदर वाले कमरे की तरफ चल दिए। इधर वो ठग। आहा, ये रही वो डिब्बी जिसमें शेख का हीरा था। वह उसे खोलता है। वाह! चाची और ठग। अरे, तुम ये हीरा कहाँ लिए जाते हो? वो ठग चाची को बंदूक दिखाता है। खबरदार! और वहां से चल देता है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। जब तुम अंदर गए तो वो ठग हीरा लेकर चंपत हो गया। ले जाने दो। वह अपने 10,000 रुपए छोड़ गया है। लेकिन वो हीरा तो 1 करोड़ का था। वह एक मामूली कांच था भाग्यवान। असली हीरा मेरे पास है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और सेल्समैन। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और चाची। अरे भगवान, 1 कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। चाय किससे बनाऊं? घर में चीनी ही नहीं है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो दुनिया भर के झगड़े फसादों को सुलझाने में लगे फिरते हो। घर की कोई सुध हो तो तुम्हें बताऊं। चाचा चौधरी तुरंत थैला लेकर घर से बाहर चल देते हैं। फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं अभी चीनी लेकर आया। चाची दरवाजा बंद कर देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। चाची दरवाजा खोलती है। क्या है? मैं ये जाले उतारने के ब्रश बेच रहा हूँ। नहीं चाहिए। चाची दरवाजा बंद कर देती है। अभी चाची अंदर भी नहीं जा पाई थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वही सेल्समैन। एक बार कह दिया ना कि नहीं चाहिए। ये बड़े मजबूत और सुंदर हैं। छत के जाले मिनटों में उतारते हैं और हर ब्रश पर मैं 20% की छूट दे रहा हूँ। ओफो, भाड़ में जाए तुम्हारे ये ब्रश। चाची जोर से दरवाजा पटक कर बंद कर देती है। अब मुझे तंग मत करना। चाची अभी मुड़ी ही थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। ओफो, इस ब्रश वाले ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है।
इसे मजा चखाना पड़ेगा। चाची पानी से भरी बाल्टी उठाकर दरवाजे की ओर चल देती है। ये पानी की बाल्टी उस पर उड़ेल देती हूँ, तभी जाएगा ये। और चाची दरवाजा खोलते ही पानी उड़ेल देती है। ओह भाग्यवान! चाचा चौधरी, मैं जो चीनी लाया था भाग्यवान, तुमने पानी डालकर उसका शरबत बना दिया। चाचा चौधरी और उधारू राम की कहानी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू बैठे हुए थे। चाचा जी, कोई कहानी सुनाइए। कहानी? कैसी कहानी साबू? कोई आप बीती, पर जिसमें आपका सक्रिय रोल ना हो। जरा मुझे सोचने दो। हाँ, याद आई एक घटना। एक था उधारू राम। वैसे उसका असली नाम धानी राम था, पर वह लोगों से इतना उधार मांगता था कि उसका नाम ही उधारू राम पड़ गया। वह उधार लेकर लौटाता नहीं था, सो लोगों ने उसे पैसे देना बंद कर दिया। तब उधारू राम ने उधार लेने की एक दूसरी तरकीब निकाली। ये क्या कर रहे हो जी? भेष बदल रहा हूँ। चाचा चौधरी की साख अच्छी है। यदि मैं चाचा चौधरी बनकर उधार मांगू तो हर कोई दे देगा। इतना कहकर उधारू राम घर से बाहर चल देता है। देखना, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। उधर एक रुक्कन था। उसने कुछ और ही योजना बना रखी थी। रुक्कन, क्या ये खाना मेरे लिए लगाया है? ना ना, इसे मत खाना। इस खाने में जमाल गोटा मिलाया है। ये मैंने चाचा चौधरी को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है। वो ये खाना खाएगा और उसे 10 लग जाएंगे। मजा आ जाएगा। तुम यहीं ठहरो, मैं चाचा चौधरी को अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर रुक्कन अपने घर से निकल गया। रास्ते में रुक्कन को उधारू राम मिला। अरे रुक्कन, आज 10 रुपए की जरूरत पड़ गई। चाचा जी, 10 रुपए भी मिलेंगे और साथ में लजीज खाना भी खिलाऊंगा। ये लीजिए 10 रुपए और चलिए मेरे साथ। आज आपका खाना मेरे यहाँ है। रुक्कन के घर पर वाह, क्या मजेदार खाना बना है। लेकिन इसमें जमाल गोटा मिला है। हैं? हाँ, मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। ये सुनकर रुक्कन ने अपनी पगड़ी और मूछें जमीन पर पटक दी। लेकिन मैं चाचा चौधरी नहीं हूँ, उधारू राम हूँ। आए? इससे पहले कि मेरी पैंट खराब हो, मुझे घर पहुँचना चाहिए। वो हो, मेरे 10 रुपए। ये किस्सा सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा। चाचा चौधरी और बृहस्पति ग्रह। कैप केनेडी अंतरिक्षयान केंद्र अमेरिका का एक उच्च अधिकारी चाचा चौधरी से मिलने आया। चाचा जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। कुछ दिन पहले हमने अपना एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। जब वह रॉकेट अंतरिक्ष में घूम रहा था तो उसका यकायक पृथ्वी से संबंध टूट गया। उस रॉकेट का आज तक पता नहीं लग सका। हो सकता है कि उसमें कोई खराबी आ गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कई परीक्षणों के बाद रॉकेट को छोड़ते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चाचा जी, हमें आप जैसी सूझबूझ और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आदमी चाहिए, जो अंतरिक्ष से यात्रियों समेत हमारा रॉकेट वापस ला सके। हम आपको मालामाल कर देंगे। मुझे पैसों की नहीं, आपके फंसे हुए यात्रियों की ज्यादा चिंता है। धन्यवाद। कैप केनेडी अंतरिक्षयान केंद्र।
अच्छा भाई, अलविदा। इतना कहकर चाचा चौधरी रॉकेट की ओर बढ़ जाते हैं। चाचा चौधरी को लिए हुए पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ता हुआ रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। अंतरिक्ष में बृहस्पति ग्रह से आए हुए दो भाई अपने यान में। पृथ्वी से एक और रॉकेट आया है, इसे भी बंदी बना लो। इधर यान के अंदर चाचा चौधरी एकाएक चौंक जाते हैं। ओह, लगता है मेरा रॉकेट किन्हीं अज्ञात किरणों की ताकत से जकड़ा गया है। कुछ देर के बाद, चलो तुम हमारे बंदी हो। ओह, यही है वे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। पृथ्वी का एक और आदमी इधर मौत के मुंह में आ गया है। मैं तुम तीनों को एक साथ मौत के घाट उतार रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, जब मरना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते मरे। इसलिए एक लतीफा सुन लो। एक बार एक आदमी एक डॉक्टर से दवा लेने उसके क्लिनिक गया। डॉक्टर वहां नहीं था। उसने कंपाउंडर से पूछा तो जवाब मिला, डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं, किसी दूसरे डॉक्टर से दवा लेने गए हैं क्योंकि उसकी फीस कम है। और कुछ ही देर में वो परग्रही हंसते हंसते मर जाता है। लो, वह हंसते हंसते ही मर गया। लगता है ये आदमी हास्य रस से अपरिचित था। ज्यादा हंसने से उसके दिमाग की नस फट गई और वह मर गया। तभी दूसरा भाई आ जाता है। तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले एक लतीफा सुन लो, तुम्हें यह पसंद आएगा। एक बार एक बच्चा अपने पिता से बोला, मुझे बाजा ला दो। पिता ने कहा, तुम सारा दिन बाजा बजा बजा कर मेरी नींद खराब कर दोगे। बच्चा मासूमियत से बोला, नहीं पापा, जब आप दोपहर को सो जाया करेंगे तभी मैं उसे बजाऊंगा। और दूसरा भाई भी हंसते हंसते ढेर हो गया। लो, हंसते हंसते ये भी चित्त हो गया। यहाँ के सभी लोग तीव्र हंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाचा चौधरी आजाद हो जाते हैं। मैंने तो किसी तरह अपनी रस्सियां खोल ली, तुम्हारी खोलूं अब। और चाचा चौधरी दोनों अमेरिकी यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर चल दिए। हमारा कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरने वाला है। आप तैयार हैं ना? जी हाँ चाचा चौधरी। वाह, बहुत अच्छे। चाचा चौधरी और सहारा रेगिस्तान। चाचा चौधरी सहारा के रेगिस्तान में। चाचा जी, ये रेगिस्तान कब खत्म होगा? कोई पता नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बस चलते ही जाओ साबू। थोड़ी देर में रात घिर आती है। रात हो गई, सोने के लिए यहाँ कोई सराय या होटल मिलेगा? साबू, ये बंबई या पेरिस नहीं, रेगिस्तान में जहाँ रात हुई वहीं सो गए। दिन भर के थके हुए चाचा चौधरी और साबू वहीं रेत पर पड़कर सो जाते हैं। रात को रेत उड़ उड़ कर साबू और चाचा चौधरी पर इकट्ठी होने लगी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो वे पूरी तरह से रेत में दब चुके थे। थोड़ी दूरी पर, बाप रे, रेगिस्तानी डाकू, मेरा सामान मत लूटो, रहम। चुप! इतना कहकर उस डाकू ने गोली चलाकर उस राहगीर को मार डाला। गोली की आवाज से चाचा चौधरी की आंख खुली। ओह, गोली चलने की आवाज। साबू, तभी वो डाकू चाचा चौधरी के पास आ धमका। यहाँ एक और मुर्गा बैठा है, तुम्हारा सामान कहाँ है? इस रेत के टीले के नीचे, निकाल लो। डाकू उतर कर रेत के टीले पर
चढ़ जाता है। काफी ढेर सारा माल लगता है। तभी रेत में से साबू बाहर निकलता है और एक जोरदार घूसा डाकू के जड़ देता है। ओह, ये क्या? और डाकू हवा में उड़ता हुआ जाकर पिरामिड में धंस जाता है। साबू वह जाकर पिरामिड में गड़ गया।